हो जाइए तैयार। दुनिया भर के बाजारों से बेहद मिले जुले संकेत और उतार चढ़ाव के भी। ऐसे में कल की कमजोरी के बाद आज की रिकवरी पर कितना भरोसा करें और किस तरह से करें आप ट्रेड और किस तरह से संभालें अपनी पोजीशन, इस पर करेंगे फोकस। शेयर बाजार लाइव में आप सबका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी और अनिल जी से जानेंगे कि कल की गिरावट के बाद और जिस तरह से ग्लोबल क्यूज आ रही हैं, अब बाजार में आपको अपनी पोजीशन कैसे बनानी चाहिए, किस तरह का एक्शन रहेगा और कौन से स्टॉक्स पर फोकस करना चाहिए। सर, सबसे पहले तो बताइए आज के बड़े ट्रिगर्स क्या दिख रहे हैं। यादीप, और बड़े ट्रिगर्स दुनिया भर के बाजारों से ही आते हुए दिख रहे हैं इस वक्त। और सबसे पहले अमेरिकी बाजार 900 पॉइंट की गिरावट दिखी थी कल देर रात। अगर आप 9-10 बजे तक अमेरिकी बाजारों को देख रहे हैं तो शायद चैन से नहीं सो पाए होंगे, लेकिन हाँ, फाइनली बाजार बंद होते होते एक रिकवरी आती हुई दिखी और 500 अंकों के नुकसान के साथ अमेरिकी बाजारों में क्लोजिंग देखने को मिली। और ये 500 अंकों की गिरावट कमोबेश उतनी ही थी जितनी कल 3:30 बजे भारतीय बाजार बंद हुए थे। फ्यूचर्स लगातार वॉलेटाइल होते हुए हरे और लाल निशान के बीच में झूलते रहे। फिलहाल अब लाल निशान में अमेरिका के फ्यूचर्स आपको नजर आएंगे, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, 75 अंकों की कमजोरी है इस वक्त। आइए, दूसरा बड़ा ट्रिगर भारत और चीन के बीच सीमा पर जो तनाव है, उस तनाव को लेकर अगर आप देखें तो कल 12 घंटे तक लंबी बैठक चली है कोर कमांडर स्तर की, और उस बैठक के बाद भी कोई खास नतीजा अभी तक निकलता हुआ नजर नहीं आया। एंजल ब्रोकिंग का आईपीओ आज से खुलने जा रहा है। ये प्राइमरी मार्केट का जो भरपूर एक्शन है वो अभी भी आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। और कोरोना में लगातार 5वें दिन मरीज घटते हुए दिख रहे हैं। ये एक अच्छी खबर भारत के लिए आती हुई दिख रही है। दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो भारत के लिए तो अच्छी खबर है कि कोरोना के नए मामले गिर रहे हैं, पर जिस तरह से अब ग्लोबल मार्केट्स में कोरोना एक बार और चिंता बढ़ गया है। साथ ही हमने देखा जो कल ग्लोबल मार्केट्स में इतनी भारी बिकवाली हुई, हालांकि एंड में थोड़ी रिकवरी भी थी। किस तरह से देखना चाहिए सर इस एक्शन को, क्योंकि पिछला हफ्ता भी काफी वॉलेटाइल रहा, लगातार 2 हफ्तों से आप वैसे भी इस वॉलेटिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, और अब जो ये भारी गिरावट आ रही है इसको किस तरह से देखना चाहिए, इससे क्या अप्रोच में कोई बदलाव करना चाहिए मार्केट्स की सर? दीप, देखिए, 2 वजह से दुनिया भर के बाजारों में ज़्यादा गिरावट हुई। पहली गिरावट का ट्रिगर जो बना कि 2 यूरोप के ऐसे बैंक जिन पर फ्रॉड या इलीगल मनी के ट्रांजैक्शन करने का आरोप लगता हुआ दिखा, उससे कल बाजारों में गिरावट की शुरुआत हुई। और जब ये शुरुआत हुई तो ये शुरुआत आगे फैलते हुए दिखी दूसरे कारणों से, और वो दूसरे कारण ये थे कि ब्रिटेन समेत यूरोप के कई सारे ऐसे देश हैं जो फिर से लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। जिस तरह से कोरोना के नए मामले अब वहां पर सामने आते हुए दिख रहे हैं, स्थिति नियंत्रण के बाहर होने के संकेत आते हुए दिख रहे हैं। तो ये 2 कारण थे जिसके चलते हुए दुनिया भर के बाजारों में पैनिक का माहौल था। अब पहला कारण जो कि कुछ बैंकों में इलीगल मनी के ट्रांजैक्शंस की वजह से, वो कारण स्थायी नहीं है, वो सिर्फ एक सेंटीमेंट खराब करने वाला कारण होता है जो हो गया और खत्म भी हो गया। अब उसमें तो कुछ सेलेक्टिव बैंक्स जिनका इन्वॉल्वमेंट है या जिनका कोई इस पूरे मामले से लेना देना है, वो कमज़ोर रह सकते हैं आगे पीछे, वो एक अलग बात है। तो वो तो एक सेंटीमेंट खराब करने वाली खबर होती है कि जब तेजी के मार्केट में आपको करेक्शन चाहिए तो कोई न कोई कारण, कोई न कोई बहाना चाहिए, और वो बहाना वहाँ से आता हुआ दिखा है। दूसरी बात जो है कोरोना को लेकर, वो भी अगर आप देखें तो ऐसा किसको नहीं पता कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, और अभी तो कहीं कोई किसी देश ने फिर से लॉकडाउन लगाने का ऐलान नहीं किया, चेतावनियां आ रही है। ये दिख रहा है कि शायद रिस्क हो सकती है। तो अब ये होगा नहीं होगा, कब होगा और किस पैमाने पर होगा, ये देखने वाली बात होगी। तो पॉइंट ये है कि दोनों ही मामले जिसकी वजह से कल दुनिया भर के बाजारों में वॉलेटिलिटी और करेक्शन दिखा है, वो स्थायी मुझे नजर नहीं आ रही, या ऐसे नहीं दिख रहे हैं जिससे कि आप बड़े परेशान हो। परेशानी की बात क्या है? परेशानी की बात है वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव, दिन के दौरान भी और ओवरनाइट भी। परेशानी की बात है आगे आने वाले अमेरिका के इलेक्शन जो नवंबर के पहले हफ्ते में होने हैं, और जैसे जैसे आप इलेक्शन के नज़दीक जाएंगे वैसे वैसे बाजार थोड़े नर्वस भी हो सकते हैं, थोड़े करेक्ट भी हो सकते हैं। अब उसके करेक्शन का कारण कोई भी हो, तो पॉइंट सिंपल ये है कि आपको सावधानी रखनी है। और इस सावधानी, इसीलिए हमने सितंबर के महीने को सावधानी का महीना कहा है। अगस्त के महीने में हम लगातार बुलिश रहे, सितंबर के महीने में हम लगातार सावधानी की बात इसीलिए कर रहे हैं कि रेंज में आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिखेगा। और देखिए, मैं एक चीज़ बहुत ईमानदारी से एक्सेप्ट करना चाहता हूँ, कह भी रहा हूँ कि कल हमने सुबह यह बात की थी कि बाजार में जो डेटा बने हुए हैं वो डेटा बहुत ही छोटी रेंज की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो कल किसी भी तरीके से डेटा में इस तरह का दिख ही नहीं रहा था कि बाजार इतना बड़ा मूव दे सकता है, और वो भी हफ्ते के पहले ही दिन। लेकिन कल यही बात है कि कई बार ऐसा होगा, आपको डेटा जो तस्वीर दिखा रहे हैं, कोई न कोई खबर,
कोई न कोई ऐसा ट्रिगर उन डेटा को गलत साबित कर सकता है या उसके दम पर कुछ बड़ा एक्शन हो सकता है। कल एग्जैक्टली वैसा ही दिन था कि डेटा के विपरीत खबर ने बाजारों को, और देखिए करेक्शन हम अगर डर भी रहे तो किस चीज़ से डर रहे हैं कि हमारा अपना करेक्शन ना हो जाए चीन के साथ सीमा पर तनाव की वजह से, लेकिन करेक्शन फिर से इंपोर्टेड आया, बाहर से आया, विदेशी बाजारों से आया। तो ये वोलेटिलिटी विदेशी बाजारों की बरकरार रहेगी। आप खुद देखिए नैस्डैक काफ़ी वोलेटाइल होता हुआ दिख रहा है। भले ही डाउ इतना वोलेटाइल ना हो, लेकिन नैस्डैक जो लीडिंग इंडेक्स में मान रहा हूं आज के ज़माने में, क्योंकि वहीं से तेजी की शुरुआत हुई और उसी ने सबसे पहले लगातार लाइफ हाई बनाया और करेक्शन की शुरुआत भी वहीं से होती हुई दिखी। तो कुल मिलाकर कल से आपको एक सबक और एक संकेत जो लेना वो ये कि अब से लेकर आने वाले कुछ समय में बाजार वोलेटाइल रहेंगे, उतार चढ़ाव भरे रहेंगे। और मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूं कि वोलेटिलिटी का मतलब सिर्फ और सिर्फ कमजोरी मत समझिए। वोलेटिलिटी का मतलब ऊपर जाना भी होता है और वोलेटिलिटी का मतलब नीचे आना भी होता है। तो ये उतार चढ़ाव बढ़ने के संकेत जो आते हुए दिख रहे हैं, इसमें आपको थोड़ी सी सावधानी रखनी है। बहुत ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है तेजी हो तो, बहुत पेसिमिस्टिक नहीं होना है मंदी हो तो, रियलिस्टिक रहें और एकदम न्यूट्रल रहकर बाजार को हर दिन के तौर पर देखकर ट्रेड करें। और ये स्ट्रेटेजी न सिर्फ सितंबर में काम आएगी, सितंबर के अलावा अक्टूबर और नवंबर के पहले हफ्ते तक ये स्ट्रेटेजी हमें काम में लेनी है। और उसके बाद हम बाजार का पूरा क्लियर कट बड़ा डायरेक्शन देखेंगे कि अमेरिका में चुनाव के नतीजे क्या आते हैं। तो सितंबर का बचा हुआ समय, अक्टूबर का ये अगला महीना, ये आपको सेलेक्टिवली मौके देगा बाजार में। और आपको अगर ट्रेड कर रहे हैं तो ओवरनाइट पोजीशंस जितनी कम रखेंगे या जितनी हेजिंग के साथ रखेंगे उतना बढ़िया रहेगा। दीप, ये ध्यान में रखना जरूरी है। बिल्कुल सर, तो पॉइंट बहुत क्लियर है। बाजार के उतार चढ़ाव के लिए तैयार जाइए, दोनों तरफ के ट्रेड्स मिल सकते हैं। अपना रिस्क मैनेजमेंट आपको करना इस समय बहुत जरूरी है। सर दूसरी बात जो चीन को लेकर है, कल बहुत लंबी बात चली 12-13 घंटे की, और खबरें ये भी आ रही है कि आज फिर से बात हो सकती है कोर कमांडर स्तर पर। कुछ निकल कर नहीं आया है, पर किस तरह की अप्रोच रहनी चाहिए सर इस इवेंट पर? इन सब चीज़ों में दीप वही है कि आप दोनों तरह से देखें। जैसे आपको देखना है, आप पॉजिटिव देखना चाहें तो इसमें कुछ अच्छी बातें दिखेगी, नेगेटिव देखना चाहें तो कुछ खराब भी दिखेगी। अच्छी बात क्या है कि 12 घंटे तक लंबी बातचीत चलना है, और 12 घंटे तक लंबी बातचीत में सिर्फ चाय कॉफ़ी तो नहीं होगी, बिस्किट और समोसे नहीं होंगे। जाहिर सी बात है कि बहुत काम की चीज़ें होगी, कई सारे मुद्दों पर माइन्यूटली माइक्रो लेवल पर बातचीत हुई होगी। और अगर इतनी लंबी बातचीत करके आपस में एक दूसरे के विचार या एक दूसरे का स्टैंड बताने और जानने की कोशिश की जा रही है, तो इसका मतलब यह कि बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश दोनों देशों की है। दोनों देश चाहते हैं कि मामला सुलझे, और फिर से आज बातचीत जारी रहने की उम्मीद है। यानी कि बातचीत टूट नहीं रही है, बातचीत हो रही है। बात होना इंपॉर्टेंट है, जब बात होगी तो बात बनेगी। ये आप पॉजिटिव साइड पर मान सकते हैं। दूसरी तरफ है जो नेगेटिव साइड पर आप मान सकेंगे, इतनी लंबी बातचीत की जरूरत क्या है, क्यों आसानी से मामला सुलझ नहीं रहा है, और क्यों दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो कि चीन पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये सारी चीजें ऐसी है जो आप नेगेटिव साइड पर भी ले सकते हैं। कल भी हम यही बात कर रहे थे कि राजनयिक और कमांडर स्तर दोनों की एक साथ बातचीत होना, पॉजिटिव भी ले लें हम कि चलिए सब मिलकर साथ में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, और नेगेटिव लेना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि मामला इतना बड़ा है। तो मेरा पॉइंट सिंपल है कि यहां पर अभी तक आपके लिए आंख मूंद कर बैठ जाने वाली सिचुएशन नहीं है। किसी भी तरफ कैसी भी खबर आपको चीन के साथ तनाव को लेकर आ सकती है, जिसके दम पर बाजार रिएक्शन देंगे। किसी भी तरफ से मेरा मतलब ये है कि अच्छी खबर भी आ सकती है, और मैं उम्मीद करता हूं अच्छी खबर ही आए कि चलिए हमने बातचीत से मामला सुलझा लिया और पुरानी पोजीशन पर दोनों सेनाएं लौट जाएंगी और हम आराम से अब ये सर्दियों का समय निकालेंगे। इस बीच में कोई नई कार्रवाई किसी तरफ से नहीं होंगे और बाजार भागेंगे। ये बहुत अच्छी खबर है। और दूसरी खबर ये हो सकती है कि नहीं, तनाव बरकरार है, अभी तक कोई समझौता हुआ नहीं है, हम तैयार नहीं है, वो तैयार नहीं है, या जो भी खबर आए जो न्यूट्रल से नेगेटिव साइड पर हो सकती है। तो आपको दोनों ही तरह की खबरों के लिए तैयार रहना है। लेकिन तैयार रहना है, इसमें एक चीज मैं आपको बता दूं और वो बहुत जरूरी है। पिछले 2 दिनों से मैं देख रहा हूं कहीं किसी विदेशी कोई वेबसाइट, किसी विदेशी अखबार या कहीं किसी न्यूज़ एजेंसी पर कोई फ्लैश आता है, कोई खबर आती है और उस खबर को पूरा सर्कुलेट किया जाता है ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, और उसके दम पर बाजार में एक्शन बड़ा होता है। वो एक्शन हो सकता है, वो एक्शन आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको सावधानी रखनी है। सावधानी ये रखनी कि किसी भी खबर पर आप भरोसा करें उससे पहले ऑफिशियल स्टेटमेंट्स देख लें, चाहे वो इंडियन आर्मी या हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से हो या फिर चीन के विदेश मंत्रालय और चीन की सेना की तरफ से अगर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आए उस पर ज़्यादा भरोसा करना है, बजाय इसके कि इधर उधर की वेबसाइट से आप कोई भी खबरें उठाएं और सुनकर उस पर रिएक्शन देने की कोशिश करें। बस दिक्कत यही है कि उन खबरों के दम पर अचानक से आपको निफ्टी 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे होता दिख सकता है, बैंक निफ्टी 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे होता दिख सकता है, और फिर आप कारण
रीज़न ढूंढने की कोशिश करेंगे, अरे क्या हो गया, अरे क्या हो गया, तो फिर ढूंढेंगे तो पता चलेगा अच्छा ये हुआ था। लेकिन उन खबरों में कोई तथ्य नहीं होता, कोई दम नहीं होता, कोई फैक्ट्स नहीं होते। तो सावधानी से ट्रेड करें, बस सिंपल इतना ही ध्यान रखें। बिल्कुल सावधानी से ट्रेड करिए, खबरों के दम पर रिएक्ट नहीं करिए जब तक कुछ ऑफिशियल सोर्स आपके सामने ना आए उन खबरों का। चलिए सर, फिर एक्शन की शुरुआत करते हैं। और जो ये 3-4 दिनों का एक्शन रहा है, उसकी वजह से क्या अब संकेतों में या आपकी मार्केट के अप्रोच में कुछ बदलाव आया है? आज का सेटअप कैसे देख रहे हैं फिर आप? देखिए दीप, इसमें कोई डाउट नहीं कि थोड़ा सा बदलाव तो आपको करना ही पड़ेगा। जिस तरह से कल का बड़ा एक्शन हुआ है, बड़े एक्शन के पीछे अब क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। तो मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको सावधानी वाला जो हमारा स्टैंड है वो बरकरार रखना है। लेकिन कुछ एक लेवल्स, कुछ एक चीज़ें ऐसी है जो बदली है, जिन पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरुआत करता हूं मैं आज के ट्रिगर्स की। ग्लोबल ट्रिगर्स मैंने नेगेटिव साइड पर रखे हैं, और उसकी वजह एक और ये है कि न सिर्फ इक्विटी में सेल ऑफ आया है। देखिए आप एक चीज़ समझिए, ये सिर्फ और सिर्फ अगर कोई इस तरह की बात होती कि डर है लोगों में कि कोरोना को लेकर और ये सारी चीज़ों को लेकर, तो फिर गोल्ड सिल्वर भी तो उतनी तेज़ी से ही टूटे हैं। कच्चे तेल में भी तेज़ गिरावट आती हुई दिखी है। तो बेसिकली सारी एसेट क्लासेस ओवरबॉट दिख रही थी। जरूरत से ज़्यादा तेज़ी हो चुकी है और लोग प्रॉफिट थोड़ा बुक करना चाहते हैं, और प्रॉफिट बुकिंग के लिए कोई भी ट्रिगर हो। दूसरी बात, हमेशा चाहे वो इंडियन मार्केट हो या दुनिया भर के कोई भी बाजार हो, जब भी बड़ा एक्शन आता है और जो कमज़ोर ट्रेडर्स हैं, जिनकी रिस्क एपेटाइट कम है, जोखिम लेने की क्षमता कम है, और जो बाजार में आकर थोड़ी ज़रूरत से ज़्यादा, अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, उनका ट्रेड निकल जाए, उनके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, उसके लिए किसी करेक्शन की ज़रूरत होती है, और वो करेक्शन आपको आता हुआ दिखा है। तो ग्लोबल संकेत नेगेटिव साइड पे, एफआईज और डीआईज के संकेत भी नेगेटिव साइड पर हैं। वायदा कारोबार के संकेत न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर, इनफैक्ट इन्हें आप पॉजिटिव भी लिख सकते हैं। वायदा कारोबार के संकेत पॉजिटिव साइड पर मानकर चले। सेंटिमेंट न्यूट्रल से कॉशियस हुआ है। सेंटिमेंट को आप सावधानी वाला मानकर चलें। अब तक हम न्यूट्रल रख रहे थे, लेकिन कल जिस तरह से गिरावट हुई, थोड़ा सावधानी वाला संकेत है। एफएनओ के संकेत पॉजिटिव साइड पर हैं, और ट्रेंड न्यूट्रल हुआ है। अब ट्रेंड न्यूट्रल में दो चीज़ें हैं दीप। ट्रेंड न्यूट्रल करने की वजह क्या है? पहली चीज़ तो 11,275 से थोड़ा सा नीचे हम बंद हुए, तो अब भी मैं एक दिन का बेनिफिट ऑफ डाउट निफ्टी को दे सकता था क्लोजिंग बेसिस पर, लेकिन बैंक निफ्टी ने 22,000 के काफ़ी नीचे जाकर जो क्लोजिंग दी, तो बैंक निफ्टी ने ट्रेंड न्यूट्रल किया है निफ्टी से पहले। तो ये चीज़ ध्यान में रखिए, और वायदा कारोबार के संकेतों को पॉजिटिव मानकर चलिए। ये आपके लिए आज के संकेत दीप। बिल्कुल, तो सेंटिमेंट कॉशियस है, ट्रेंड न्यूट्रल है, क्योंकि बैंक निफ्टी पर आपने ज़्यादा परेशानी देखी। तो फिर रेंज क्या निकल कर आती है सर? कल तो स्पेशली बैंक निफ्टी ने तो डाउनसाइड रेंज को तोड़ा था, अब रेंज क्या निकल कर आएगी? 11,100, 11,175, इनफैक्ट 11,125, 11,175 एक वो रेंज है जहां पर आपको बड़ा सपोर्ट आता हुआ नजर आएगा। 11,350, 11,425 ये आपके लिए ऊपरी रेंज है आज के लिए, बाजार के लिए। इस रेंज को ध्यान में रखिए। बैंक निफ्टी 20,900, 21,100 ये आज के लिए दिन का सपोर्ट जोन है। उम्मीद करें कि शायद ये अब ना टूटे, लेकिन अगर ये टूटता है तो फिर 20,550, 20,650 की रिस्क आपके लिए खुलती हुई नजर आती है। बैंक निफ्टी के लिए 21,500, 21,650 ऊपरी रेंज है, जहां पर बैंक निफ्टी थोड़ा सा रुकता हुआ नजर आएगा। अगर इसे पार किया मजबूत संकेतों के दम पे, तो आप 21,800 से 22,000 तक की रेंज की उम्मीद आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं। आइए दिन की छोटी रेंज दे दूं, 11,200, 11,300। 11,200 के नीचे आप और कमज़ोर होना शुरू करेंगे, 11,300 के ऊपर टिकेंगे तो पहला संकेत आपको मजबूती का आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ से अगर आप 50 पॉइंट बढ़ जाए, 11,250 से 11,300 हो जाए, तो इस गलतफहमी में मत रहिएगा कि आप मजबूत हैं। मजबूती आपको 11,301 से गिननी है। 11,301 1 पॉइंट मजबूत, 11,305 5 पॉइंट मजबूत। तो 11,300 के ऊपर मजबूत है, 11,200 के नीचे फ्रेश कमजोरी है। इस 100 पॉइंट की रेंज में न्यूट्रल है, कुछ नहीं है, न कमजोर है न मजबूत है। जितना होना था कल हो गया, कमजोरी मजबूती। अब 11,200 के नीचे से फ्रेश कमजोरी होगी, और 11,300 के ऊपर से फ्रेश मजबूती वापस से लौटने की कोशिश होगी। यह आपके लिए छोटी रेंज दिन की है। 11,175, 11,350 आज की मीडियम रेंज है, और उसके बाद 11,100 से लेकर 11,425 की रेंज आज के लिए बड़ी रेंज आप मानकर चलें। अब आइए बैंक निफ्टी 21,000, 21,500 ये आज की छोटी रेंज मानकर चलें। 20,900 से 21,650 आज की मीडियम रेंज है बैंक निफ्टी पर, और 21,650 से 21,800 ये आज की बड़ी रेंज आप बैंक निफ्टी पर मानकर चल सकते हैं, जिस पर आपको फोकस करना है। जी दीप।
बिल्कुल, तो ये है आपके लिए आज की रेंज जहां पर आपको नज़र रखना चाहिए और स्पेशली बैंक निफ्टी पर कड़ी नज़र बनाए रखेंगे। सर, जो कल की बिकवाली हुई है उससे एफआई की पोजीशनिंग में कुछ बदलाव आते हुए दिखे हैं, और जो संकेत आ रहे हैं पीसीआर के, वो कैसे दिखते हैं आप? देखिए, नेट इंडेक्स लॉन्ग एफआईज का 1% बढ़ा है, 55% से बढ़कर 56% हुआ है। पुट कॉल रेशियो आपका घटकर आया है 1.37 से 1.7, और यही आज के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ है कि आज पुट कॉल रेशियो में तेज़ कमी आई है और पोजीशंस काफ़ी हल्की हो गई हैं। तो जो कुछ हद तक ओवरबॉट पोजीशंस थी वो कम हुई है, कुछ हद तक शॉर्ट्स भी बने, उस वजह से पुट कॉल रेशियो आया। तेजी के मार्केट में 1.07 का पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड माना जाएगा, और यहाँ पर इसका मतलब क्लियर कट है कि अगर आज बाजारों की शुरुआत खराब होती है, नीचे आते हैं, तो वहाँ पर आपको शॉर्ट नहीं करना है, शॉर्ट कवरिंग करनी है। ये ध्यान से सुनिएगा, 11,100 11,200 की रेंज शॉर्ट कवर करने के लिए, न कि शॉर्ट कवरिंग के शॉर्ट करने के लिए। तो फ्रेश शॉर्ट करने के लिए आपको ऊपरी लेवल का इंतजार करना है, पहली बात। दूसरी बात, अगर गैप से नीचे खुलते तो आपको खरीदना है और शॉर्ट कवर करना है, ये ध्यान में रखिए। ये पुट कॉल रेशियो आपको ओवरसोल्ड होने के संकेत दे रहा है। बाकी आपके लिए विक्स बढ़कर आया है, लगभग 8-9% बढ़कर आया, तो 22 के आसपास है। वो तो एक्सपेक्टेड है कि विक्स तो बढ़ना ही था। तो ये सारे हैं। अब आइए, आपकी अगर तेजी की पोजीशन है तो स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। 11,100 आपका क्लोजिंग और इंट्राडे बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा, इस पर फोकस करिए। बैंक निफ्टी 21,000 का स्टॉप लॉस अब रखिए। वैसे तो आपके स्टॉप लॉसेस दोनों ही ट्रिगर हो जाने चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पर ही। हमने जो स्टॉप लॉस दिए थे कल, और इसीलिए स्टॉप लॉस की अहमियत है। देखिए, 11,425 का इंट्राडे स्टॉप लॉस था बैंक निफ्टी का। अगर 11,425 का आपने ट्रिगर कर लिया होता तो आप 200 पॉइंट से बच जाते हैं। ये बड़ी चीज है। स्टॉप लॉस में जब ट्रिगर होता है तब दर्द तो होता है, लेकिन अगर आप बाद में किसी दिन ऐसा दिन देख लें तो आपको थोड़ी सी राहत मिलती है कि हमने सही वक्त पर स्टॉप लॉस लगा लिया। बैंक निफ्टी का स्टॉप लॉस आप कल का देखिए 22,000 का था। 22,000 का स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लिया होता तो 600 पॉइंट नीचे के बच जाते हैं। तो ये बड़ी चीज है, ये डिसिप्लिन आपका होना ही चाहिए। तो अब आज अगर अब भी आपने लॉन्ग पोजीशन रखी है तो आपकी आखिरी उम्मीद स्टॉप लॉस के तौर पर 11,100 और 21,000 की बैंक निफ्टी पर रहेगी। शॉर्ट पोजीशन जिनकी है वो स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलें, और आपकी किस लेवल पर शॉर्ट है उस हिसाब से आपको स्टॉप लॉस रखना है। फिलहाल आप 11,400 का इंट्राडे में स्टॉप लॉस रखें, और क्लोजिंग बेसिस पर जब तक 11,500 के ऊपर वापस बंद ना हो तब तक आप अपनी शॉर्ट्स को होल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये शॉर्ट्स आपके फिर है ना 11,450 11,500 की रेंज के होने चाहिए। फर्ज करें आपने 11,350 पर शॉर्ट किया, तो फिर आपको प्रॉफिट में आने के बाद में अपने स्टॉप लॉसेस अपनी कॉस्ट पर ले आने चाहिए। मुनाफे के सौदे में नुकसान न करें, इस तरह से आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर लें। बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस इंट्राडे में 21,800 का है। समझिए आपने 21,500 पर शॉर्ट किया तो फिर आपका स्टॉप लॉस 21,500 ही हो जाना चाहिए। मुनाफे के सौदे में नुकसान नहीं करना है, और 22,000 आपका क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस रहेगा। दीप, तो ये आपके लिए स्टॉप लॉसेस है जो आपको लगाने हैं। जी दीप। बिल्कुल अनिल जी, तो ये है आपके लिए जहाँ तक आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशंस का सवाल है, किस तरह से आपको अपना प्रॉफिट प्रोटेक्ट करना है। नई पोजीशंस फिर आज कैसे बनानी चाहिए? अगर गैप डाउन मिले तो उसके बाद आप बता रहे थे कि शॉर्ट नहीं करना है, तो फिर क्या करना चाहिए? उन लेवल्स पर खरीदारी करें? देखिए, आइडियल रेंज में आपको दे रहा हूं, जहां पर आए तो बाजार में खरीदारी करनी चाहिए। निफ्टी में 11,100 11,175 अच्छी रेंज है, जहां मौका मिले तो जरूर खरीदिए आप। और 11,000 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 11,250 11,300 11,350 11,400 तक के टारगेट के लिए आपको खरीदारी करनी चाहिए इस रेंज में। जो लोग बेचना चाहते हैं वो 11,350 से 11,425 की रेंज का इस्तेमाल करें बेचने के लिए। स्टॉप लॉस 11,500 पर लगाएं, और टारगेट 11,300 11,250 और 11,200 तक के आप रख सकते हैं शॉर्ट साइड पर। ये आपके लिए शॉर्ट करने की राय निफ्टी में होगी। तो दोनों ही तरह से रेंज का इस्तेमाल करें, रेंज पर आने के बाद में आप बिल्कुल खरीदारी करें। आइए, नई पोजीशंस में आपको क्या करना है। बैंक निफ्टी खरीदिए 20,550 और 20,650 की रेंज में अगर आता है तो। काफ़ी दूर के लेवल है, लेकिन अगला अहम सपोर्ट वहीं पर आता हुआ दिख रहा है, तो वहाँ पर आपको खरीदारी करनी है, ठीक है ना। और 20,450 का आपका स्टॉप लॉस होगा। 20,800 20,900 21,000 और 21,100 ये है आपके लिए साफ तौर पर राय, जहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। लेकिन एक और मैं जो अगली लाइन लिख कर आपको दे रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जरूरी नहीं कि आप 20,550 और 20,650 की रेंज आए, और वो मुश्किल भी लगता है। ऐसी सिचुएशन में जो
उसके पहले एक एग्रेसिव रेंज है जहां पर ट्रेडर्स खरीदारी कर सकते हैं। जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है, जो थोड़ा मतलब स्क्रीन के सामने रहते हैं, रिस्क लेना जानते हैं, स्टॉप लॉस लगाना जानते हैं, मार्केट के मूड माहौल के साथ घूम जाएं, वो 20,900 से 21,100 इस रेंज में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। 20,900 से 21,100 की रेंज में, और आपका स्टॉप लॉस होगा स्ट्रिक्टली 20,800 का, यानी कि 21,100 के आसपास से नीचे से आप मूड बना सकते हैं। बहुत एग्रेसिव है तो 21,100 से शुरुआत करें, 3 लॉट 21,000 20,900। बहुत कंजर्वेटिव है तो 20,900 से तक आने पर लें, लेकिन स्टॉप लॉस 20,800 का स्ट्रिक्ट होना चाहिए खरीदारी करने के लिए आज से, और तब आपको वापस से 20,200 से 20,500 की रेंज, आप माफ़ कीजिएगा 21,200 से 21,500 की रेंज मिल सकती है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक करिएगा। तो आप अगर बहुत एग्रेशन से कर रहे हैं तो वहाँ पर लीजिए। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं बैंक निफ्टी 21,500 के ऊपर जाने के बाद आपको सोचना है कि शॉर्ट कहाँ करना है, मार्केट के मूड माहौल को देखने के लिए। फिलहाल 21,650 21,800 ये अच्छी रेंज है जहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं। 21 माफ कीजिएगा 22,000 आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा, 21,500 21,400 और 21,300 के टारगेट के लिए डीप। बिल्कुल अनिल जी, तो अग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए बैंक निफ्टी पर एक खरीदारी का मौका ज़रूर मिलेगा, बट अपने रिस्क के हिसाब से ही आप ये पोजीशन लें। मार्केट की गिरावट में एक चीज़ तो अच्छी हुई है सर, एटलीस्ट वायदा कारोबार के बैन से कई सारे स्टॉक्स निकल गए हैं। कल 6 स्टॉक्स की एग्जिट हुई है, BHEL, JSPL, अदानी एंटरप्राइजेस, कैनरा, टाटा केमिकल्स और L&T फाइनेंस। अब सिर्फ 4 स्टॉक्स ही बैन में बचते हैं, ग्लेनमार्क, वेदांता, वोडाफोन आइडिया और सेल। अच्छा सर, अब जो कल का एक्शन हुआ है मार्केट की गिरावट में फंड्स का, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में समझाइए, और क्योंकि मंथली एक्सपायरी भी है तो क्या टेकअवेज होने चाहिए फंड एक्शन की तरफ से? डीप वैसे देखा जाए तो फंड्स की बिकवाली तो हुई है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं जितना ज्यादा बाजार कमजोर था। देखिए 540 करोड़ की कैश में बिकवाली एफआईज ने की है। सामने उन्होंने खरीदारी की है इंडेक्स फ्यूचर्स में 430 करोड़ की, यानी कि इंडेक्स में उन्होंने अपनी शॉर्ट कवरिंग की है, और 330 करोड़ के उन्होंने स्टॉक्स बेचे हैं। तो नेट नेट स्टॉक्स में करीबन आप ये देखिए 900 करोड़ के आसपास की बिकवाली है एफआईज की तरफ से। तो वहाँ पर थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा है, लेकिन बाकी आंकड़ों में इतनी दिक्कत नहीं है, और इंडेक्स स्पेशली खरीदे हैं, और इसीलिए एफआईज की नेट लॉन्ग पोजीशन जो है वो 55% से बढ़कर 56%, 1% बढ़कर आई है, और इसमें उन्होंने इंडेक्स में अपनी लॉन्ग पोजीशन बनाई। देखिए एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, न सिर्फ एफआईज ने शॉर्ट काटे हैं बल्कि लॉन्ग भी बढ़ा है, ये इंटरेस्टिंग है। यानी कि कल निचले स्तरों पर एफआईज ने लॉन्ग की, तो आपके लिए 2 पॉजिटिव ट्रिगर हैं आज के लिए बाजार में। पहला, गिरा हुआ पुट कॉल रेशियो 1.07 जो ओवरसोल्ड दिखा रहा है। दूसरा, एफआईज ने इंडेक्स में लॉन्ग्स बनाए हैं, यानी कि शॉर्ट कवरिंग नहीं, लॉन्ग, फ्रेश लॉन्ग करना, ये बड़ी चीज़ है। अब आइए, लेकिन साथ में दिक्कत क्या है? दिक्कत ये कि जो 788 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा आपको ऑप्शंस में दिख रहा है, इसमें पुट सबसे ज़्यादा खरीदे हैं, तो वहाँ पर अब भी हेजिंग वाला मामला साफ आपको नज़र आ रहा है। तो ये थोड़ा सा मामला गड़बड़ के ऑप्शन के डेटा जितने मजबूत आपको चाहिए उतने नहीं है, लेकिन ओवरऑल वायदा कारोबार के डेटा उतने खराब नहीं है, और इसीलिए मैंने वायदा कारोबार के डेटा को आज पॉजिटिव लिखा है। बाकी सारे संकेतों के बीच और कोई संकेत मुझे पॉजिटिव नहीं दिख रहा है। पॉजिटिव मुझे सिर्फ एक संकेत दिख रहा है, एफएनओ के डेटा उतने खराब नहीं है, एफआईज के डेटा जितना बाजार गिरे उतने खराब नहीं है। अच्छे तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन जितना बाजार गिरे उतने खराब नहीं है। और घरेलू फंड ने 500 करोड़ की बिकवाली की है, तो इनके डेटा नेगेटिव साइड पर ही हैं। जी दीप। बिल्कुल, और क्योंकि आप कह रहे हैं कि सर वायदा कारोबार के संकेत इतने खराब नहीं है, कोई अहम लेवल निफ्टी या बैंक निफ्टी के लिए जिस पर फिर नजर रखनी चाहिए? जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इसमें देखिए, निफ्टी में 7 लाख शेयरों से ओपन इंटरेस्ट घटा है। 11,200 11,300 पहली रेंज है जिस पर फोकस कीजिए। 11,200 22 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, वो सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। 11,300 से क्यों गिनना है वो मैं आपको बता दूं कि 11,300 के लेवल पर जो है ना 26 लाख शेयर पुट में है और 20 लाख शेयर कॉल्स में है, और जिसमें से कल 16 लाख शेयर कल ही जुड़े हैं। तो 11,300 पे जो कॉल राइटर है, जो नया कल ही जिसने शॉर्ट पोजीशन बनाई है, ये प्रेशर में तब आएगा जब 11,300 के पार निकल कर आप टिके, और जैसे ये प्रेशर में आएगा तो 50 पॉइंट की तेजी आपको 11,300 के ऊपर 11,350 तक की बन सकती है। तो 11,300 को मेक और ब्रेक निर्णायक लेवल के तौर पर इस्तेमाल करें। 11,400 पार करना मुश्किल है, 28 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है वहां पर कॉल्स में, तो ये आपके लिए रेंज होगी एक तरह से 11,200 11,300, 11,300 के ऊपर मजबूत, 11,200 सपोर्ट, 11,400 रुकावट, इनके पार कहीं निकलेंगे तो देखा जाएगा। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में आपको 21,000 अगला बड़ा सपोर्ट है, 6 लाख शेयर हैं पुट में। 21,500 यहाँ पर पुट में 5 लाख शेयर हैं और कॉल्स में 4 लाख शेयर है, लगभग बराबरी का। यहाँ पर भी आपको यही करना है, जो भी आप बैंक निफ्टी में मजबूती गिनेंगे 21,500 से गिनना है।
21,500 के नीचे जब तक आप हैं कमज़ोर हैं, 21,500 के ऊपर जाएंगे तो आप मजबूत होंगे और 22,000 आपसे पार नहीं होगा, ये भरोसा रखिए। वहाँ पर ज़बरदस्त कॉल राइटिंग होकर रखिए 8 लाख शेयरों की। तो दीप, ये है आपके लिए डेटा निफ्टी और बैंक निफ्टी के वायदा कारोबार की। बिल्कुल, तो ये आपके लिए पूरा डेटा का विश्लेषण है, आज का सेटअप कैसे दिख रहा है। जैसे कि अनिल जी ने कहा, रिस्क मैनेजमेंट ऐसे बाजार में बहुत बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ पर नजर रखिए और वॉलेटिलिटी दोनों तरफ के ट्रेड्स के लिए आप तैयार रहिए। चलिए सर, जो एक्टिविटी चल रही है आईपीओ मार्केट्स में उसके बारे में बात करते हैं। 2 आईपीओ चल रही हैं, उनके बारे में तो चर्चा करेंगे, पर आज जो आईपीओ खुल रही है उसके बारे में पहले बताइए। वेल नोन मार्केट पार्टिसिपेंट है एंजल ब्रोकिंग, इनकी आईपीओ खुल रही है आज से। आपकी क्या राय है, यहाँ पर क्या करना चाहिए निवेशकों को? देखिए, कंपनी अच्छी है, मार्केट शेयर बढ़िया है, लगातार वो मार्केट शेयर गेन भी कर रहे हैं। हालांकि उसके साथ साथ उनके ब्रोकरेजेस लेवल्स कम हो रहे हैं, लेकिन वो इंडस्ट्री में ही है पूरी तरह से। और वैल्यूशंस भी रीजनेबल है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि बहुत आकर्षक हैं, क्योंकि अगर आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज से कंपेयर करेंगे तो आपको थोड़ा सा सस्ता दिखेगा, लेकिन अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे प्लेयर्स के मुकाबले में, जिसमें जेएम को रख सकते हैं, जियोजीत को रख सकते हैं, आईआईएफएल को रख सकते हैं, तो आपको बहुत महंगा दिखेगा। तो वैल्यूशंस मेरे लिए उतने आकर्षक नहीं कि जैसे मुझे लगे कि बहुत ही बढ़िया है, कूद पड़ो, ये तो बड़ा पैसा बना कर देगा। तो मेरा ये समझना है कि एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ में ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूनिक हो। मी टू टाइप आईपीओ के ऑलरेडी 15 स्टॉक लिस्टेड हैं ब्रोकिंग कंपनियों के, उसमें से एक 16वां और हो जाएगा। दूसरी बात है, कोई भी ऐसा मुझे दिखता नहीं कि ब्रोकिंग कंपनियों का स्टॉक जो कि जिसने बहुत वेल्थ बनाई हो। थोड़ा बहुत अगर कहीं पैसा बनाया लोगों का तो मोतीलाल ओसवाल में बनाया, थोड़ा बहुत आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज में बनाया, उसके अलावा मुझे याद नहीं आता। जियोजीत वगैरह देखिए, इतने एक आकर्षक वैल्यूशंस पर ट्रेड करते हैं। दूसरा ये कि ये बिजनेस ऐसा है ना जहाँ डिस्ट्रप्शन बहुत हो रहा है। कोई जीरोधा जैसा प्लेयर आकर सबको डिस्टर्ब कर जाता है, कभी आगे कौन क्या आ जाए, ब्रोकरेजेस की लेवल बहुत गिर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ बहुत अट्रैक्टिव नहीं है जिसके लिए मैं कूद के एंजल ब्रोकिंग के आईपीओ को ले ही लूँ। तो अगर लिस्टिंग पर पैसा कमाने के लिए आज से लोग सोच रहे हैं कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए, तो मेरी राय होगी कि अवॉइड करें। कंपनी में कोई बुराई नहीं है, बिजनेस मॉडल ठीक है, रिटेल का पार्टिसिपेशन भी अच्छा है, लेकिन आपके लिए लिस्टिंग पर बड़ा पैसा बनने की गुंजाइश होनी चाहिए। और बड़ा पैसा से मेरा मतलब है कम से कम 20 से 25% का अगर लिस्टिंग गेन मुझे दिखता हो तब तो मैं दिमाग लगाऊं। लेकिन अगर 20 से 25% का लिस्टिंग गेन नहीं दिखता है, मुश्किल से अगर 10-5% का लिस्टिंग गेन हो, तो फिर मेरे लिए अवॉइडेबल है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर आपको इन्वेस्ट करने के हिसाब से ही लेना है तो फिर बेहतर ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है जो ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है। आईआईएफएल आप ले सकते हैं, आप मोतीलाल ओसवाल ले सकते हैं, आप आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ ले सकते हैं। तो आपके पास चॉइस बहुत है, ऑप्शंस बहुत हैं। और इस ऑप्शन में अगर एंजल ब्रोकिंग को वाकई में बढ़िया रेस्पॉन्स चाहिए था तो उन्हें थोड़ा सस्ता आईपीओ लाना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि वैल्यूशंस उतने अट्रैक्टिव है नहीं कि जिसके दम पर आपको बड़ा लिस्टिंग गेन मिल जाए। और मुझे तो आईपीओ में लिस्टिंग गेन चाहिए, मैं तो बहुत साफ कहता हूँ, लिस्टिंग गेन ना हो तो मुझे मज़ा नहीं आता। बिल्कुल, तो लिस्टिंग गेन की पॉसिबिलिटी थोड़ी कम है। वैसे खराब नहीं है आईपीओ, बट थोड़ी एक्सपेंसिव है, तो लिस्टिंग गेन ज़्यादा नहीं होंगे। और वैसे भी बहुत सारे विकल्प हैं अगर इस स्पेस पर आपको निवेश करना है तो। सर, जो बाकी 2 आईपीओ चल रहे हैं आज उनका डे 2 है और हमने देखा कि कैम्स का आईपीओ 82% भर गया है। केमकॉन को तो अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, 5 गुना से ज़्यादा भर चुका है। यहाँ पर कोई रिवाइज रहा है सर, जिस तरह से मार्केट्स का थोड़ा सेंटिमेंट बदलाव है, क्या यहाँ पर कुछ असर हो सकता है, या फिर जो सब्सक्राइब कर रहे हैं उनके लिए कोई राय सर? दीप, सवाल अच्छा है वैसे आपका, लेकिन बाजार के एक एक दिन के मुंह के बेसिस पर अगर हम आईपीओ के इसको चेंज करने लगे ओपिनियन, तो फिर वो ओपिनियन नहीं रहेगी। हाँ, सेकेंडरी मार्केट के स्टॉक्स में हो सकता है ओपिनियन बदल जाए मूड माहौल के साथ। हाँ, ये भी हो सकता है कि कई सारे कल 8-8, 10-10% ब्रोकिंग कंपनियों के आईपीओ गिरे हैं, ब्रोकिंग कंपनियों के स्टॉक गिरे हैं, और उसके बेसिस पर आप किसी एग्जिस्टिंग आईपीओ के वैल्यूएशन को कम कर सकते हैं, वो अपनी जगह है। लेकिन कैम्स के आईपीओ पर मैं पॉजिटिव हूं, और इस स्टॉक को मैं सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिहाज से देख ही नहीं रहा। ये स्टॉक ऐसा है जो आपके पोर्टफोलियो में रहने लायक है। इसको आप है ना किसी म्यूचुअल फंड के कारोबार के साथ जोड़िए, उसको आप प्रॉक्सी मानिए। इसका कंपनी को आप किसी CDSL, NSDL जैसे कारोबार का प्रॉक्सी मानिए। तो ये ऐसा है ना बिजनेस, ये लॉन्ग लास्टिंग बिजनेस है। हालांकि चैलेंजेस थोड़े बहुत अपने हैं इसके लेकिन मेरे ख्याल से इस आईपीओ को लिस्टिंग के लिहाज से भी और थोड़े लंबे टाइम के हिसाब से आप पोर्टफोलियो में लेकर रखेंगे। 15%, 17%, 18% की सालाना ग्रोथ किसी भी स्टॉक में बहुत अच्छी है, और वो ये ग्रोथ डिलीवर करने का कैपेसिटी इस कंपनी में है। तो कैम्स मेरे लिए लॉन्ग टर्म के लिहाज से अच्छा है। केमकुन का जहां सवाल है, नो डाउट पहले दिन 5 गुना भरना बहुत अच्छा संकेत है।
भरेगा भी, इंटरेस्ट है, लेकिन आपको दोनों चीज़ें देखनी ज़रूरी है। एक और जहां आईपीओ में इंटरेस्ट होकर आपके लिए लिस्टिंग पर पैसा बन सकता है वो एक तरफ है, दूसरी तरफ बिजनेस और मैनेजमेंट और कंपनी की क्वालिटी, तो वहां पर कंफर्ट थोड़ा कम आता है। जो ट्रैक रिकॉर्ड है, जिस तरह से डेटर्स के दिन बढ़ रहे हैं, डिस्काउंटेड कैश फ्लो थोड़े से कमज़ोर हैं, एम्प्लॉइज कॉस्ट घट रही है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको कंफर्ट नहीं देती कि आप इस आईपीओ को लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे। तो इसलिए मेरा बहुत साफ साफ कहना है कि जो रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर्स हैं, लगाएं पैसा केमकॉन में, सिंगल लोट का, लिस्टिंग के दिन निकल जाए। सिंपल, ये पोर्टफोलियो में नहीं रखना है, ये लिस्टिंग के दिन पैसा कमा के निकल जाओ। लिस्टिंग के दिन से मेरा मतलब है आप अपना लिस्टिंग के दिन अपना स्टॉप लॉस रख लें, हो सकता है और बढ़ जाए, छोटी साइज के आईपीओ में बड़ा एक्शन आ सकता है, तो वो कमाने के लिहाज से आप लगा सकते हैं। लेकिन क्वालिटी के हिसाब से आप मुझे पूछेंगे क्या मैं 5-10 साल के लिए पोर्टफोलियो में रखूंगा, तो मेरा जवाब होगा ना, क्योंकि केमिकल और स्पेशलिटी केमिकल वाले स्पेस में आपके पास ढेरों और बढ़िया कंपनियां हैं, अवेलेबल है, वहां पर आप लगाइए बजाय केमकॉन के। तो केमकॉन को सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग के लिहाज से देखिए, दैट्स इट। बिल्कुल, तो केमकॉन को लिस्टिंग के लिहाज से देखिए, पर कैंप्स पर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये है अंजी की राय। ऑनगोइंग आईपीओज और एंजल ब्रोकिंग ठीक ठाक आईपीओ है, पर बेटर ऑप्शंस ऑलरेडी लिस्टेड आपको अवेलेबल मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स पर आपको आज नजर रखनी चाहिए, लिस्टेड आपको अवेलेबल मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं और कौन से स्टॉक्स पर आपको आज नजर रखनी चाहिए। वरुण और आशीष हमारे साथ तैयार है। वरुण, आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज के अहम ट्रिगर्स और खबरों वाले स्टॉक्स कौन से हैं। देखिए, खबरों वाले स्टॉक्स में सबसे पहले तो यहाँ पे EIH पे आप नज़र रखिए, क्योंकि यहाँ पे आज इसकी राइट इशू जो है उसकी एक्स डेट है, तो उसका एडजस्टमेंट जो है आपको आज स्टॉक पे देखने मिलेगा, तो उस लिहाज से स्टॉक आपके रडार पे रहना चाहिए। दूसरा, GMM फॉडलर, इस कंपनी ने OFS का ऐलान कर दिया है। करीब 3,500 रुपये प्रति शेयर का भाव रखा गया है इस OFS के लिए। फिलहाल ये स्टॉक 5,230 के आसपास ट्रेड करा है। OFS के जरिए प्रमोटर जो है वो करीब 26 लाख शेयर जो है वो बेचने की योजना बना रहे हैं, और OFS में अतिरिक्त 15.2 लाख यानी कि 15.2 लाख शेयर जो है उसका यहाँ पे शेयर बेचने की भी इनकी विकल्प इनके पास है। 22 तारीख को ये नॉन रिटेल के लिए खुलने वाला है और 23 तारीख को ये रिटेल के लिए खुलने वाला है, तो ये 2 डेट जो है आपको अपने रडार पर रखना चाहिए। आरती ड्रग्स, इस कंपनी ने बोनस का ऑलरेडी ऐलान तो कर दिया था, लेकिन बोनस शेयर की जो रिकॉर्ड डेट है वो अब तय हो चुकी है। 1 अक्टूबर को बोनस शेयर की रिकॉर्ड डेट है और 30 सितंबर को बोनस शेयर की एक्स डेट है, तो ये 2 डेट इंपॉर्टेंट है। HSIL, यहाँ पे बोर्ड की कल बैठक थी बायबैक को लेके, तो बायबैक के लिए अप्रूवल मिल चुका है। 70 करोड़ का बायबैक कंपनी करने वाली है। इंटरेस्टिंग है, कंपनी की जो बायबैक का प्राइस रखा गया है वो 105 रुपये प्रति शेयर का मैक्सिमम बायबैक का प्राइस रखा गया है। फिलहाल ये स्टॉक करीब 72-73 के आसपास ट्रेड कर रहा है और ओपन मार्केट से बायबैक होगा, और बायबैक के बाद प्रमोटर्स का जो हिस्सा है 54% से बढ़ के करीब 59.4% पे आ जाएगा। भारती एयरटेल और वोडाफोन, ये दोनों ही जो टेलीकॉम स्पेस की कंपनीज है वो आपके रडार पे रहना चाहिए, क्योंकि डॉट ने टेलीकॉम कंपनीज को 31 मार्च 2021 तक कुल AGR का 10% बकाया भुगतान करने के लिए कहा है। अब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम कम्युनिकेशन ने ये जो भुगतान करने के लिए कहा है उसके तहत वोडाफोन को 5,825 करोड़ रुपए और भारती एयरटेल को 4,398 करोड़ रुपए का भुगतान करना है 31 मार्च 2021 तक। श्री रेणुका शुगर्स, इसको अपने रडार पर रखें, क्योंकि कंपनी ने प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया है। 185 करोड़ का ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है विल्मर शुगर होल्डिंग्स को, और जो भाव जिस भाव पे प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट किया गया है वो है 8.74 रुपये के भाव पे किया गया है। सबसे आखिरी में प्रभात डेयरी, ये कंपनी अपने Q4 के नतीजे देने वाली थी, लेकिन अब Q4 के नतीजे भी टल गए हैं, अब जारी नहीं होंगे ये। मैं कुछ इसका डिस्क्लोजर पढ़ रहा था कि दिया क्या है, तो कहा गया है कि कुछ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसके लिए Q4 के जो नतीजे हैं वो अब टल गए हैं। ओके, तो वरुण 2.5 साल 2018 2018 के बाद मेरे ख्याल से शायद मार्च के महीने में मुलाकात हुई। मार्च के महीने में मुलाकात हुई, उसके बाद आज वरुण से हम साक्षात आमने सामने मुलाकात हो रही है। क्या बात, स्वागत है एक बार फिर। शुक्रिया। बिल्कुल, तो वरुण आते ही अपनी एकदम धुआंधार बैटिंग शुरू कर चुके हैं, तो चलिए रिसर्च टीम और आप मजबूत कर रहे हैं, और हमारे आशीष तो ही है एकदम मजबूत, तो आशीष मजबूत टीम को और मजबूत, हाँ मजबूत टीम को और मजबूत करें। आशीष, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स। बिल्कुल अनिल जी, और सिर्फ 2 ही रिपोर्ट्स यहाँ बस? हाँ, सिर्फ 2 रिपोर्ट्स आई हैं। FIS भी छुट्टी पे चले गए, मुझे लग रहा है कल वो हाँ इसी चीज में लगे होंगे, भाई गिरा क्यों, रिपोर्ट बनाए उससे पहले ये तो देख लें गिरा क्यों।
तो चलिए बताइए कौन सी रिपोर्ट्स? इन्फो एज पर है अनिल जी, और नेगेटिव रिपोर्ट है क्योंकि रेटिंग को डाउनग्रेड कर अब न्यूट्रल की राय दी गई है। लक्ष्य दिया है 3040 रुपए का, 3370 जो है कल की क्लोजिंग है। और ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन के हिसाब से अगर आप देखें तो स्टॉक थोड़ा सा महंगा नजर आ रहे हैं। और इनका कहना यह है कि इनका जो कोर कारोबार है, Naukri.com है, 99 एकर्स है, यहाँ पर गिरावट देखने को मिलेगी। फोरकास्ट कर रहे हैं कि इस वित्त वर्ष में करीब 13% जो टॉप लाइन है इसमें गिरावट देखने को मिलेगी, जिसके चलते स्टॉक पर नेगेटिव है। आखिरी रिपोर्ट है आज के लिए ओबरॉय रियलिटी पर, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट है और अच्छी रिपोर्ट मानी जाएगी क्योंकि खरीदारी के राय को बरकरार रखा गया है। 465 रुपए के लक्ष्य के लिए 413 जो है कल की क्लोजिंग है। कह रहे कि मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन में अगर आप देखें तो प्रदर्शन बढ़िया देखने को मिला और खासतौर पर जो रेडी पोजीशन फ्लैट्स हैं, जो प्रॉपर्टीज हैं, वहां पर मांग बढ़िया देखने को मिली है, जिसके चलते मान रहे कि आगे जो नए लॉन्चेस होंगे वहां पर भी बढ़िया ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। 465 रुपए का लक्ष्य दिया। सही में जी, लोग खरीद रहे फ्लैट मुंबई में, क्या बात है। अच्छा, पता नहीं कहाँ से ये रिपोर्ट है। चलिए आइए तो मान लेते हैं कि लोग खरीद रहे हैं प्रॉपर्टी। वो अब यही हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि स्टॉक्स खरीद लिए, गोल्ड सिल्वर खरीद लिया, बचा कहाँ है पैसा तो वहाँ लगा दो। एनीवे, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये बेहतरीन रिपोर्ट्स और साथ ही स्टॉक्स इन न्यूज़ बताने के लिए। आइए, टीम तैयार है पूरी हमारे एक्सपर्ट्स की आपको देने के लिए पिक ऑफ द डे। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी। पहले तो अनिल जी आपको आज स्टूडियो में देख के बड़ी खुशी हो रही है और काफी समय बाद आपने कोट और वो जो आपका पॉकेट स्क्वायर है अनिल जी, बिल्कुल वो मतलब कि ना जिस एक टाइम पे शम्मी कपूर, राज कपूर जब मूवीज में वो क्रूज पे जाते थे तो इस बिल्कुल सेम टू सेम वो पॉकेट स्क्वायर डालते थे अनिल जी। क्या बात है। असली खुशी तो बंसल जी तब होगी जब वापस से हम स्टूडियो में आप और हम साथ में बैठकर शो करेंगे। उस दिन का इंतजार है, उम्मीद करें जल्दी से वो दिन भी आए। बताइए सर, आज का पिक ऑफ द डे। अनिल जी देखिए, पिक ऑफ द डे में मैंने बदलाव करा है। कल हमने टाटा कंज्यूमर दिया था, अब मुझे उससे भी बेहतर एक स्टॉक बिकवाली का अच्छा लग रहा है, वो है बंधन बैंक। बंधन बैंक में बिकवाली की राय है, 291 का स्टॉप लॉस है, 256 का टारगेट है। इसके साथ साथ अनिल जी मैं कुछ एक अच्छी रिसर्च भी करके लाया हूं। जैसे एक बार मैंने आईटीसी पे एक अच्छी रिसर्च शेयर करी थी, तो अनिल जी 2 मिनट लूंगा, अगर अभी समय हो तो अभी शेयर करना चाहता हूं। जब भी समय हो तो आप मेरे पास आइएगा। एक अच्छी रिसर्च है अनिल जी, वो शेयर करना मैं चाहता हूं। बिल्कुल, तो 2 मिनट का समय आप मुझे दीजिए, एक बार सबकी मैं पिक्स ले लूं और उसके बाद आप कहूंगा। तो आप ये कह रहे हैं कि मैंने उससे भी अच्छा, टाटा कंज्यूमर से भी अच्छा स्टॉक आप लेके आए बंधन बैंक, तो फिर मैं टाटा कंज्यूमर्स का क्या करूं जो आपने कल रिकमेंडेशन दी उसको? देखिए अनिल जी, जो कल बेच के गया, देखिए अनिल जी जब हम ट्रोल होते हैं तो जब ट्रोल होते हैं, जो एक दिन पहले बेच के जाता है वो भी ट्रोल करता है, जो सुबह बेचता है वो भी ट्रोल करता है। तो जिसने कल बेचा है वो होल्ड करे, सारे लेवल्स दिए हुए हैं, और जिसको नई बिकवाली करनी है आज सुबह का सुन के, तो वो बंधन बैंक को बेचे। ओके, तो ये है आपके लिए राय बंधन बैंक पर बिकवाली करने के लिए आज से। आइए कुणाल जी से भी पूछ लेते हैं, कुणाल जी का क्या इरादा है। कुणाल जी सुप्रभात। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी आपको स्टूडियो में देखकर मुझे याद आ रहा है कि अब आज पूरे 6 महीने से ज्यादा हो गए अनिल जी, मैं और राकेश जी स्टूडियो नहीं जा पाए हैं। तो अनिल जी यही सोच रहा था मैं कि कब वो शो अवसर आएगा जब मैं और राकेश जी भी स्टूडियो से शो कर पाएंगे अनिल जी। तो उस दिन का इंतजार है अनिल जी हमें। बिल्कुल बिल्कुल, और सब वागले साहब के साथ जो बैठकर यहाँ शो करने का आनंद है आप लोगों के साथ, तो उसका मजा ही अलग है। उम्मीद करते हैं बस शायद जल्दी वैक्सीन आ जाए, जल्दी सारी चीज़ें काबू में आ जाए, तो बस यही इसी का इंतज़ार है। बताइए सर, कहाँ करनी है आज खरीदारी या बिकवाली? अनिल जी देखिए, संयोगवश मैंने भी बंधन बैंक को ही चुना था और राकेश जी ने भी उसी का जिक्र किया। अनिल जी इसी से प्रमाणित होता है कि हमारे विचार कितने मिलते हैं। हालांकि इस पर हमारी चर्चा नहीं हुई। अनिल जी बंधन बैंक में एक ब्रेकडाउन आते हुए दिख रहा है, लेवल्स राकेश जी ने दिया। अनिल जी बंधन बैंक बेचना चाहिए। इसके अलावा जो स्टॉक हमने रेकमेंड किया था टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, उसमें भी अनिल जी बहुत ही दमदार चार्ट स्ट्रक्चर है गिरावट की तरफ, और उस स्टॉक में भी जिन्होंने शॉर्ट किया हुआ है होल्ड करें। तो बंधन बैंक और टाटा कंज्यूमर दोनों स्टॉक्स में बिकवाली करें। ओके, फॉर अ चेंज आज कुणाल जी ने कुछ भी काम नहीं किया है, बंसल जी ने किया है, ये माना जाएगा। इसका पूरा मतलब बंधन कुणाल जी ने राकेश जी का ले लिया और टाटा कंज्यूमर तो कल का था ही, तो फॉर अ चेंज आज आपकी एब्सेंट मानी जाएगी कल दोपहर 3:30 बजे के बाद से लेकर सुबह 8 बजे तक की। आइए वागले साहब, गुड मॉर्निंग सर, बताइए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग।
मेरा पिक ऑफ द डे देने के पहले मैं राकेश जी के कमेंट पर एक कमेंट करना चाहूंगा, अगर आप इजाजत जी दें जी तो। प्लीज, वो इजाजत राकेश जी को देनी है, मुझे थोड़ी देनी, कमेंट तो उनका है। नहीं but लेकिन शो तो आपका है। जी प्लीज बोलिए सर, हम सबका है शो। हाँ जी ये मैं एग्री करता हूँ अनिल जी। उन्होंने ये कहा आप क्रूज पे दिख रहे हैं शम्मी कपूर जैसे पुराने, ये जो भी कहा उन्होंने, तो मेरा ये कमेंट है कि दिखेंगे ही, आप तो मार्केट के क्रूज पे है तो दिखना ही चाहिए। एब्सोल्युटली। आप जो मार्केट को एंजॉय कर रहे हैं मार्केट के क्रूज पे इतने सालों से, और हम सब साथ में हैं आपके। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही, बहुत ही बेहतरीन। जी 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 मेरे को बेचना है मुथूट फाइनेंस, 1045 का बंद है, 1056 1062 हल्का सा बाउंस बैक 1% के आसपास मिलेगा तो बेटर होगा, फाइनेंशियल्स मैच होंगे, इसमें बेचे। 1071 का मेरा स्टॉप लॉस होगा, 1008 का मेरा टारगेट होगा। 3 से 4% की ट्रेडिंग डाउन साइड में आज और कल में देख रहा हूं। नंबर तो अच्छा है, 1008 1008 शुभ नंबर माना जाता है इसको, उसकी टोटल भी 9 आती है, तो संभावना पूरी है फिर कि वागले साहब का ये शुभ आंकड़ा पहुंच जाए अपने टारगेट पे। आइए किरण जी, गुड मॉर्निंग सर, बताएं आपका पिक ऑफ द डे। अनिल जी वापस एक बार एक कोइंसिडेंस, मैंने कल भी बीटीएसटी पे मुथूट फाइनेंस को ही सेल के रूप में दिया था। मेरा मानना है कि मुथूट फाइनेंस ने एक बहुत अच्छा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न किया है, तो उसको ही बेच के चले। अभी 1044 है, ब्रेकडाउन लेवल 1068 का था, तो 1073 का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा जो स्ट्रिक्ट रहेगा आर्ली क्लोजिंग बेसिस पे, और मेरा टारगेट 1005 जो मैंने कल भी कहा था। ओके, तो ये है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी भी वागले साहब से बिल्कुल वैसी कोई चर्चा नहीं हुई होगी जैसी कुणाल जी और राकेश जी की नहीं हुई है। न मैं वहां मान रहा हूं न यहाँ मान रहा हूं, तो आपकी भी मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि चर्चा नहीं हुई होगी, और कुणाल जी राकेश जी की भी नहीं मान रहा हूँ कि चर्चा नहीं हुई होगी। पक्का कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तो हुई होगी, जरूर होगी। जी किरण जी। नहीं अनिल जी, बिल्कुल बात नहीं हुई है, और ये प्योर कोइंसिडेंस है। कसम खा के बोलो जी। अनिल जी आपकी कसम। वागले साहब सारे मतलब मेरे सारे बदले एक ही साथ ले लिया आपने। ये मतलब पहली बार है ना मेरी बॉल पे किसी ने 6 मारा है वागले साहब, वाह, मान गया आपको, तगड़ा वाला दिया है बिल्कुल। ओके, आइए सुमित जी, गुड मॉर्निंग सर, बताइए आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। अनिल जी पिक ऑफ द डे में सेल साइड का स्टॉक है, और स्टॉक है जुबिलेंट फूड। जुबिलेंट फूड में कल भी गिरावट देखने को मिला था, और 2300 के नीचे अभी जैसे ही फिसलेगा तो उसके बाद और गिरावट देखने को मिलेगी, और फिर 2250 2240 ये लेवल्स जुबिलेंट फूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो जुबिलेंट फूड में कोई भी बाउंस आता है आज के दिन में, तो वहां पे सेल साइड का व्यू लेके काम करना होगा। ऊपर में 2360 2370 के आसपास का रेजिस्टेंस है, तो ये स्टॉप लॉस होगा, और नीचे में 2240 तक के लेवल जुबिलेंट फूड के अंदर देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए राय जुबिलेंट फूड पर बिकवाली करने की। हिमांशु जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ले लें उनका पिक ऑफ द डे। हिमांशु जी गुड मॉर्निंग, बताइए सर। गुड मॉर्निंग अनिल जी। सर बैंकिंग स्टॉक्स लगता है कि थोड़ा प्रेशर में रहेंगे आज के सेशन में, तो यहाँ पर बिकवाली की राय है पिक ऑफ द डे के तौर पर। स्टॉक है कैनरा बैंक। स्टॉक ने कल एक ब्रेकडाउन दिया है, और मेरा मानना है कि यहाँ पर और वीकनेस आते हुए देखने को मिलेगी, तो लगभग 96-97 रुपये के आसपास स्टॉक में शॉर्ट बनाना है। 90 रुपये तक के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए देखने को मिलेंगे, और 99 रुपीज़ का 99 रुपये का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है। ओके, 99 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप बिकवाली करें कैनरा बैंक में, ये है राय हिमांशु जी की। आइए अब 2 मिनट जो बंसल जी जाते थे, बंसल जी आपके 2 मिनट, आपका समय शुरू होता है अब। देखिए अनिल जी, मैं काफी अच्छी एक रिसर्च करके लाया हूं। जिस तरीके से एक बार संदीप जैन जी ने नाम लिया था वजीर सुल्तान टोबैगो का, तो हम लोगों को मालूम नहीं था कि वजीर सुल्तान टोबैगो जो है वीएसटी नाम से जाना जाता है। तो अनिल जी ऐसी एक कंपनी है, मिनीसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अनिल जी, और इस कंपनी को हम सब लोग जानते हैं, बट ज्यादातर लोग अनिल जी मेरे को लगता है कि आप भी नहीं जानते होंगे किस नाम से इस कंपनी को आप जानते हैं। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी गोल्ड माइनिंग से अनिल जी, और गोल्ड निकला नहीं, बालू निकला, बट कंपनी इतनी इनोवेटिव थी कि बालू बेच के सोने से ज्यादा पैसा कमाया। उसके बाद इस कंपनी ने अनिल जी गम बनाई, गोंद में डिफेक्ट निकला। जब इन्होंने पाया कि 2 पेपर को चिपकाते हैं तो पेपर अलग अलग हो जाता है, तब अनिल जी येलो पेपर जो आता है स्टिकी पेपर, उसका जन्म हुआ, और 2 साल पहले तक इस कंपनी को उसकी रॉयल्टी मिलती थी। तो ये जो कंपनी है मिनीसोटा माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये जानी जाती है अनिल जी 3M नाम से, 3M आ गया तो 3M नाम से जानी जाती है। मल्टीनेशनल कंपनी है,
75% प्रमोटर होल्ड करते हैं। 40,000 एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं इनके वर्ल्ड ओवर, और बट इंडिया के अंदर सिर्फ 10% प्रोडक्ट है। ये कंपनी बाहर जो यूएस में है, पेंट्स, मेडिकल्स, सेफ्टी, एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक, एरोस्पेस, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस के अंदर भी है। तो धीरे धीरे अनिल जी सारे प्रोडक्ट्स आएंगे। इसका स्क्रॉच ब्राइट जो है काफी फेमस है, फिर इसके 3M के मास्क हैं, और जो पीपीई किट और सैनिटाइजर्स हैं उसके अंदर तो ये कंपनी कोविड से पहले से है, और कोविड के बाद इन्होंने प्रोडक्शन को रैंप अप करा है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग 4 से 5 साल का बच्चों के नाम पर निवेश करना चाहते हैं, धीरे धीरे करके गिरावट पे लंबी अवधि का नजरिया बना के यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। आगे चल के इसके जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं वो भी इंडिया के अंदर आएंगे और एक री रेटिंग देखने को मिलेगी। तो 3M पर लंबी अवधि के नजरिए से गिरावट पे खरीदारी की राय है। ओके, 3M इंडिया, ये तो बहुराष्ट्रीय कंपनी, और इसमें इतनी रिसर्च क्यों की आपने बंसल जी? ये तो पक्का कुणाल जी के पोर्टफोलियो में होगी। कुणाल जी से ही पूछ लेते। कुणाल जी है ना आपके पास पोर्टफोलियो में? अनिल जी 100% मेरे पास है। प्रमोटर की होल्डिंग तो राकेश जी ने बताई। अनिल जी मेरी होल्डिंग बताना भूल गए। हाँ। तो अनिल जी बिल्कुल मेरे पास निवेश है। कई बार हम लोग इसकी चर्चा कर चुके हैं। कमाल तो कर दिया बंसल जी। वो कहते हैं बगल में छोरा गांव में ढिंडोरा। अरे एक फोन फ्रेंड अंतरराष्ट्रीय कंपनी नाम आते, हम खुद कुणाल जी को पूछते सबसे पहले, कुणाल जी आपके पास है क्या? सब कुछ तो अवेलेबल था, आपने इतनी मेहनत की है। देखो आप दुबले भी लग रहे हो, कल से इतनी मेहनत करके बैठे हो, तो चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया रिसर्च की है कुणाल जी ने, 3M बंसल जी ने 3M इंडिया, और साथ में आपके मांगे बगैर सहमति कुणाल जी की भी आपको मिल चुकी है। यहाँ पर ये बेहतरीन पिक के तौर पर 3M इंडिया आती हुई आपके लिए। आइए कुछ और स्टॉक्स जो एक्शन में हैं उन पर फोकस कर लेते हैं। आज खबरों वाले शेयरों में जहाँ पर आता दिखा है, टेलीकॉम कंपनियों पर आज जो खबर है कि अब डीओटी ने इन्हें एक डिमांड दे दी है कि भाई जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है उसके बेसिस पर आप 31 मार्च के पहले पैसा 10% दे दीजिए एजीआर का। तो जरा भारतीय एयरटेल के चार्ट्स देखिए हिमांशु जी, और बताइए यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? क्या सपोर्ट कहाँ है, किन लेवल, और क्या कुछ और कमज़ोर हो सकता है? अनिल जी स्टॉक एक कंसोलिडेशन दौर में है, और मेरा ऐसा मानना है कि स्टॉक की जो अच्छी सपोर्ट एक जिसको माना जाएगा कि एक रिलायबल सपोर्ट है, वो लगभग 440 रुपए के आसपास है। तो बिल्कुल यहाँ से लगभग 25 रुपए की गुंजाइश और है, और 440 रुपए के आसपास मुझे लगता है कि अच्छे बाइंग लेवल स्टॉक के लिए बनते हैं। ओके, तो और थोड़ा इंतजार करिए गिरावट का, 440 के करीब फिर अट्रैक्टिव बाइंग लेवल्स हो जाएंगे। ये है आपके लिए भारतीय एयरटेल पर राय पर। नजर रखते हैं इस स्टॉक पर जिस तरह से एक्शन बन रहा है। कुछ कैश स्टॉक्स पर भी नजर डालते हैं। सुमित जी HSIL जरा इस पर नजर डालिए। बोर्ड ने बायबैक के लिए मंजूरी दे दी है और अच्छे प्रीमियम पर बायबैक हो रहा है। 105 रुपए के शेयर पर बायबैक हो रहा है। फिलहाल 72-73 रुपए पर स्टॉक ट्रेड करता है। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है HSIL का? दीपांशु बहुत लंबा कंसोलिडेशन है स्टॉक के अंदर। स्टॉक 2019 से एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, जिसके अंदर नीचे में 50 रुपए का सपोर्ट बना है और ऊपर में 75 से 80 रुपए के आसपास के रेजिस्टेंस बने थे। तो उन लेवल्स के आसपास स्टॉक अभी आ चुका है और इनफैक्ट रिसेंट के हाईस ब्रेक हुए हैं। थोड़ा सा कोई करेक्शन अगर देखने को मिलता है तो उस करेक्शन में डिप्स में खरीदारी करने की सलाह होगी। ऊपर में 75 का लेवल टूटने के बाद एक अच्छा अपमूव देखने को मिल सकता है। फिर स्टॉक के अंदर 90 से 100 रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो HSIL में डिप्स में खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा, और जिन्होंने खरीदारी कर रखी है वो अपनी पोजीशंस होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, अगर खरीदारी कर रखी है तो पोजीशन होल्ड करके चल सकते हैं। अच्छे प्रीमियम पर बायबैक यहाँ पर हो रहा है, तो नजर रखिए इस स्टॉक पर। इन्फो एज, किरण जी जरा इसके चार्ट देखकर बताइए किस तरह का एक्शन रह सकता है। हम देख रहे हैं कि लगातार इन्फो एज जुबिलेंट फूड में थोड़े दिनों में प्रेशर आया है। आज नोमुरा ने तो स्टॉक को डाउनग्रेड भी कर दिया, और ये तो 3040 के लक्ष्य की बात कर रहे हैं जो करंट प्राइस से 10% नीचे है। और प्रेशर देखते हैं इन्फो एज में जिस तरह से मार्केट का सेटअप है। अगर थोड़ा सा बड़ा चार्ट पैटर्न देखते हैं दीपांशु, तो मेरा मानना है कि 3200 3220 के नीचे नहीं जाना चाहिए। मल्टीपल सपोर्ट लेवल से ये, तो करंट लेवल से और 200 पॉइंट की गिरावट बिल्कुल हो सकती है अगर मार्केट वीकनेस देखने को मिलता है, पर वो एक मेक और ब्रेक लेवल रहेगा। इसमें स्ट्रेंथ 3600 के ऊपर ही देखने को मिलेगी। तो मेरा मानना है कि 3200 3600 ये बड़ा रेंज रहेगा इस स्टॉक में। तो अगर 3200 के नीचे आके आसपास आता है तो बाय करने की सलाह होगी। ओके, 3200 के नीचे आता है तो फिर बाय करने की सलाह होगी। देखते हैं आज कैसा एक्शन रहता है, बट 3400 के नीचे जाने की संभावना आज के ट्रेड में तो दिख ही रही है अगर वीक शुरुआत होती है तो।
ओबरॉय रियल्टी। हिमांशु जी जरा इसके चार्ट देखकर बताइए। यहाँ पर भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है और बल्कि पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स कर रहे हैं खरीदिए 465 के टारगेट्स के लिए। बॉम्बे में बिक्री हो रही है घरों की। आप स्ट्रक्चर देखते हैं सपोर्टिव ओबरॉय रियल्टी का? तो देखिए पिछले कुछ यहाँ पर एक पॉजिटिव बायस बनता हुआ जरूर नजर आया है, लेकिन हायर लेवल्स पे हमने देखा कि रिपीटेडली यहाँ पर 420-430 रुपए के लेवल्स पर एक रेजिस्टेंस बनती हुई नजर आई है। मेरा मानना है कि यहाँ पर थोड़ी अगर कोई डिक मिलता है, लगभग 400 रुपए के आसपास स्टॉक में शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा सपोर्ट है, वहां पे खरीदारी करके चला जा सकता है। 380 रुपए के पोजिशनल स्टॉप लॉसेज रहेंगे और एक बार अगर 420 रुपए के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिलती है, उस सिनेरियो में मुझे लगता है कि यहाँ पर 480 से 490 रुपए तक के लिए एक अपसाइड में ब्रेकआउट आता हुआ नजर आएगा। ओके, नज़र रखिए जहाँ तक ओबरॉय रियल्टी का सवाल है, यहाँ पर भी आप थोड़ा एक्शन होता हुआ देख सकते हैं। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको एक्शन एक बार फिर से आते हुए दिख सकता है। मेटल स्टॉक्स एक बार फिर से फोकस में रहेंगे और बाकी मेटल स्टॉक्स में तो हमने कल वीकनेस आते हुए देखी। बंसल जी, वेदांता पर कोई राय? क्योंकि एक तो डीलिस्टिंग का तो इंतजार है, इनके नतीजे भी टले हुए हैं, साथ ही इन्होंने एक एक्विजिशन पूरा किया। हालांकि इसका मार्केट पर कोई असर नहीं रहेगा, बट जैसे मेटल्स में एक्शन है और वेदांता में एक्शन रहा है, अब यहाँ से स्टॉक की चाल कैसे रह सकती है? देखिए दिवांशु, आपने शायद एक चीज नोटिस नहीं करी होगी, जिस तरीके से बैंक निफ्टी पे अनिल जी की अच्छी पकड़ है, उस तरीके से वेदांता पे भी काफी अच्छी पकड़ है। और जब जब इसके अंदर एक नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, तब तब अनिल जी का बाय कॉल हुआ है और वहीं से स्टॉक ऊपर की तरफ गया है। दिवांशु, मुझे लगता है स्टॉक का टेक्निकली नीचे में 124, 125 एक अच्छा बेस है और इस स्टॉक में 140 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये स्टॉक 127 के अराउंड मिलता है तो 124 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर खरीदारी की राय होगी। बट ओवर टू अनिल जी फॉर हिज एक्सपर्ट कमेंट्स, क्योंकि वेदांता पर जितनी बार उन्होंने कॉल दिया है वो ठीक निकला है। वो एक्चुअली प्रॉब्लम ये वेदांता बैन में चल रहा है लगातार, और अब आई डोंट नो ये इस एक्सपायर आज भी बैन से बाहर निकला नहीं, 6 निकले उसमें से अभी भी ये बचा हुआ है, तो बैन से बाहर निकले तो बड़ा मूव आए। तो मेरा ये समझना है कि नीचे में जो बंसल जी पूछे उसमें 124, 125 सपोर्ट है, 135, 136, 134, 35, 125, 135 ब्रॉड रेंज समझ लो, जब तक बैन से बाहर नहीं निकलता है। जब बैन से बाहर निकलेगा तब फिर बड़े मूव के बारे में सोचेंगे। तो बंसल जी अब वही है कि समय आ रहा है धीरे धीरे, डीलिस्टिंग ऑफर का जल्दी नज़दीक समय आने की तैयारी में, और उसके बाद एक्शन बढ़ेगा भी, जिस भी तरफ बढ़े तो उस पर नज़र रहेगी। और आपने बोल दिया, मैं बिल्कुल ध्यान में भी रखूंगा दीप, और मैं बता दूंगा वक्त से कि अगर कहीं फ्रेश एंट्री या एग्जिट करने का मौका आता है तो। जी दीप जी, कुणाल जी कुछ कहना चाहते हैं? कुणाल जी बताएं सर। अनिल जी, मैं भी आपसे पूछना चाहता था अनिल जी कि ये जो वेदांता है, इसकी डीलिस्टिंग का आप क्या संभावित रेट देख रहे हैं? क्योंकि अनिल जी मुझे ऐसा लगता है कि मौजूदा भाव से काफी ऊपर डीलिस्टिंग संभव है। तो अनिल जी आप इस पर जरूर एक बार प्रकाश डालिएगा कि किस तरह का डीलिस्टिंग रेट इस पर संभव है। अनिल जी, बात सही है आपकी। आसानी से निचले भावों पर डीलिस्टिंग होना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टर्स हैं जो कोई 200, कोई 250 क्या क्या भाव के लेकर बैठे हुए हैं। और जनरली कमोडिटी स्टॉक्स में ऐसा होता है कि जब कमोडिटी साइकिल ऊपर की तरफ हो तो भाव बड़े तेज़ी से भागते हैं, नीचे आए तो बहुत तेज़ी से गिरते हैं। तो ऐसे में बहुत सारे लोग ऊपर के लेवल पर लेकर फंसे हुए हैं, फंड्स के पास भी बहुत सारे ऊपर के हैं। अल्टीमेटली इसमें एक ही चीज़ है जो ध्यान में रखनी है आपको, जो मैं आपको अभी से बता दूँ, LIC क्या सोचता है, यही सबसे बड़ा की पॉइंट है। अगर LIC ने मन बना लिया कि मुझे इस प्राइस पर देना है, तो कंपनी को उसी प्राइस पर डीलिस्टिंग करवानी पड़ेगी, और अगर वो कंपनी को वो प्राइस एक्सेप्ट नहीं होगी तो डीलिस्टिंग नहीं होगी। और LIC ने अगर सोच लिया 150 फेयर वैल्यू है तो 150, 175 फेयर वैल्यू तो 175, और 130 फेयर वैल्यू तो 130। तो अल्टीमेटली LIC का मूव सबसे इंपॉर्टेंट है इस डीलिस्टिंग में। उनके पास साइजेबल स्टेक है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, लेकिन 8-10% के आसपास तो होनी चाहिए जहाँ तक मेरा अंदाजा। तो बड़ी सबसे बड़े इन्वेस्टर वही हैं एक तरह से, इंस्टीट्यूशंस में तो वही डिसाइड करेंगे कि वेदांता की डीलिस्टिंग किस प्राइस पर होनी चाहिए। जी दीप। बिल्कुल, तो वेदांता पर नज़र रखिए, बाकी मेटल स्टॉक्स पर भी नज़र रखिए, क्योंकि ग्लोबल वीकनेस जो आई है उसका असर पड़ रहा है। पर एक बार जरा डाउ फ्यूचर्स और नैस्डैक फ्यूचर्स दिखा दीजिए, क्योंकि सुबह से SGX निफ्टी तो पॉजिटिव संकेत हमें दे ही रहा है, फिलहाल 50 अंक ऊपर है और वापस 11,300 के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी अब पॉजिटिव हो गए हैं। तो कल की भारी गिरावट के बाद जो लास्ट आवर US मार्केट्स में रिकवरी देखी थी, वो कहीं ना कहीं डाउ फ्यूचर्स भी अब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं और दिन के निचले स्तरों से रिकवर होकर पॉजिटिव टेरिटरी में जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो
थोड़े ग्लोबल क्यूज इस समय सुधरते हुए आपको दिख रहे हैं, नजर रखिए यहाँ पर कुछ और स्टॉक्स पर जी अनिल सर, थोड़े रिकवरी के संकेत आ रहे हैं सर। बिल्कुल, तो ये है आपके लिए तमाम वो संकेत। और आइए इस वक्त हमारे सारे एक्सपर्ट्स की पिक ऑफ द डे हम एक साथ आपके सामने रख दें, अगर आप मिस कर चुके हैं तो देखिए, राकेश बंसल, संदीप वागले और कुणाल सरावी जी। राकेश जी और कुणाल जी दोनों ने बंधन बैंक बेचने की राय दी है, तो वागले साहब ने मुथूट फाइनेंस बेचने की राय दी थी। और वागले साहब ने मुथूट फाइनेंस बेचने की राय दी तो किरण जी ने भी दी है। किरण जी का भी मुथूट फाइनेंस ही आज का सेल कॉल है। और उसके बाद हिमांशु गुप्ता चाहते हैं कैनरा बैंक को बेचना, और जुबिलेंट फूड में बिकवाली की राय सुमित जी की तरफ से आती हुई दिख रही। तो ये जो सारे कॉल्स हैं, अगर आपने मिस कर दिए तो आप यहाँ पर उसे फ्रेम कर सकते हैं और बाद में अपने सामने रख सकते हैं।